कौन सी चुनौती है, कौन से काम अभी तक नहीं हुए हैं, इस संदर्भ में हम विस्तार से श्री अमित रोशन जी आशीर्वाद रंग मंडल के सचिव से मिलेंगे और आप सबों से रूबरू करा रहे हैं। तो हम लोग आते हैं, सुनते हैं इनसे कुछ बातचीत, जानते हैं कि बेगूसराय का क्या सपना है, एक जनप्रतिनिधि का, एक रंगमंच में रंगकर्मियों का क्या सोच है और एक आम मतदाता को किस ओर जाना चाहिए, क्योंकि यह दायित्व केवल राजनीतिज्ञों का नहीं है, यह दायित्व रंगमंच के लोगों का भी है। तो अमित रोशन जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आप इस चैनल पर समय दिए हैं। जी नमस्कार। रिफ्लेक्शन भारत की टीम को का आभार कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया है वर्तमान राजनीति पर कुछ अपनी बात रखने का। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि 2019 का जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव, उसमें जीत करके माननीय गिरिराज जी यहाँ के सांसद बने और 2024 में फिर वे एनडीए की तरफ से चुनाव मैदान में हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार हैं अवधेश राय जी, वो भी वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच विकास का वादा कर रहे हैं। तो आप ये बताएं हमें कि उस चुनाव में 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव में क्या फर्क दिख रहा है आपको? प्रवीण जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सवाल अच्छे हैं बेगूसराय के लिए। मैं जहाँ तक, मैं तो एक रंगकर्मी हूँ और शिक्षा से संबंध रखता हूँ। रंगमंच के मामले में जहाँ तक मैंने समझा है, जाना है कि हम कलाकार जाति, धर्म, दल, विचार से ऊपर होते हैं, उनका अपना विचार होता है। क्योंकि जब हम नाटक करते हैं तो सामाजिक समस्याओं को लाते हैं, तो जो भी सरकारें सत्ता में होगी निश्चित रूप से उनका विरोध में जाता है। तो कलाकारों को भी प्रोत्साहन देना है, संरक्षण देना है। सरकारें अपना काम करती हैं लेकिन एक लिमिट में रख के। उससे ज़्यादा खास करके रंगमंच को तवज्जो पूर्व की सरकारों ने भी और वर्तमान में जो हैं उन्होंने भी उतना नहीं दिया जो देना चाहिए था। खैर, इसका मसला अलग है। आपके जो सवाल हैं कि 2019 और 2024 हमारे वर्तमान सांसद जो रहे हैं 5 साल और जो उम्मीदवार इंडिया गठबंधन से श्री अवधेश राय आए हैं, राजनीति में मैं उतना तो दूर तक जाता नहीं हूं, लेकिन पिछले 10-15 साल से समझने और जानने का अवसर मिला है। जब से होश संभाला मैंने कई सांसदों को देखा है नजदीक से। आप जब कहते हैं कि समझदारी होती है कि एक युवा, मैं भी उस दौर में था जब ग्रेजुएशन के बाद की बात आती है, 95 से इधर आ जाइए, तो मैंने रमेंद्र कुमार का कार्यकाल देखा, ललित विजय सिंह का कार्यकाल देखा और उसके बाद ललन सिंह आए, उसके बाद मोनाजिर हसन आए और भोला बाबू आए, भोला बाबू के बाद गिरिराज सिंह आए, गिरिराज सिंह आज पुनः दोबारा बेगूसराय लोकसभा सांसद सदस्य बनने के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है। मुझे जहां तक लगता है कि हमें इस सवाल का जवाब देने के लिए 2014 जाने की जरूरत है। जी, आज जितने ही सहूलियत से जवाब उम्मीदवार दे ना दे मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन जितनी सरलता से, सुलभता से हम अपना प्रश्न कर रहे हैं, जनता कर रही है वर्तमान सांसद गिरिराज सिंह जी से, कारण जो भी रहे, उतनी सरलता पहले के सांसदों से शायद मुलाकात भी संभव नहीं था। मैं एकदम नाम लेके बोलता हूं कि मोनाजिर हसन भाजपा और जदयू के ही उम्मीदवार थे, लेकिन आम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाती थी। और क्या हुआ ये आप अवधेश राय जी से भी पूछ सकते हैं और गिरिराज जी से भी पूछ सकते हैं, एकदम न्यूट्रल गियर में। ललन सिंह ने क्या दिया बेगूसराय को, ये जनता के सामने है और हमें नहीं लगता है कि ललन सिंह से किसी तरह का सवाल भी किया गया था। अब आते हैं 2014, जब आज बाहरी और घर की बात हो रही है, तो मुझे बहुत दिनों के बाद बेगूसराय का बेटा दिया जा रहा है महागठबंधन का, गंगा पार की बात। तो एक चीज तो याद रखना चाहिए कि सारे सांसद ही गंगा पार के मिले हैं। आप चाहे ललित विजय सिंह को ले लीजिए, बेगूसराय वासियों ने एकदम जोर देके जिताया था, चाहे आप ललन सिंह को ले लीजिए, चाहे मोनाजिर हसन को ले लीजिए, सारे तो गंगा पार के ही थे।
तो गिरिराज जी पे ये क्वेश्चन उठाना ही बेतुका है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि लोकसभा में ये कहीं तय नहीं है कि बेगूसराय का ही आदमी बेगूसराय में खड़ा होगा। अगर ऐसा होता तो रमेंद्र कुमार मेरे यहां नहीं आते, भोला बाबू नवादा नहीं जाते, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से चल के बनारस नहीं आते। तो ये सब मुद्दा है ही नहीं। रही बात कि बिहार बेगूसराय को क्या मिला, तो मैं जहां तक देखा हूं कि ललन सिंह की कोई काम हम नहीं गिना सकते हैं, मेरे पास देखने के बाद भी नहीं आती हैं बातें। मुनाजिर जी का भी रूटीन वर्क छोड़ दीजिए तो अलग से आप कुछ नहीं, जबकि सरकार में थे, बिहार सरकार भी थी साथ में। अब आते हैं हम अपने दिवंगत सांसद भोला बाबू की तरफ, जो हम सबके गार्जियन भी रहे और जिस व्यक्तित्व ने बेगूसराय की सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा को परिपूर्ण किया। आप जिस मुद्दे से उठा लेते और संसद में बड़ी बेबाकी से सरकार के समर्थन में भी, सरकार के खिलाफ में भी अपनी बात रखने में कहीं पीछे नहीं हटे। विरोध तो बेगूसराय की जनता, बेगूसराय के संगठन, बेगूसराय की पार्टियां, उनका भी किया। अब रही काम की बात, 2014 से पहले बेगूसराय के रेलवे स्टेशन को ले लीजिए, बेगूसराय के फर्टिलाइजर्स को ले लीजिए, बेगूसराय की रिफाइनरी को ले लीजिए, जिसको हम लोग हृदय बोलते हैं, जिसके कारण बेगूसराय जाना जाता है औद्योगिक राजधानी के रूप में। सुधा डेयरी मिला आपको, और देवना में जो सैकड़ों की संख्या में इंडस्ट्री हुआ करती थी, शायद सभी इंडस्ट्रियां 90 के दशक से आते आते 2014 तक कमोबेश धुआं निकलना बंद कर दिया। फर्टिलाइजर मजबूरी बस, कारण जो भी रहे, अटल जी की सरकार में बंद कर दिया गया था कि इसको चलाना संभव आर्थिक रूप से तकनीकी आधार पर गड़बड़ी था। तो उसके बंद होने में कहीं ना कहीं तत्कालीन सत्ता से जो रिलेटेड लोग होंगे यहाँ, वही होंगे। रही बात कलाकारों की बात, तो आपको याद होगा कि बेगूसराय ही नहीं, देश में इप्टा का अपना वर्चस्व था। इप्टा लोगों की जरूरत थी, अकाल के टाइम में उसकी स्थापना हुई, लेकिन सत्ताधीश जो थे वो हमेशा, चाहे हम जिस विंग्स के कलाकार रहे, उनसे नचाने और गवाने का काम किया, उनके जीवन पे कभी ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके आज उम्मीदवार हमारे बीच है, मैं खुले रूप से बोलता हूं कि 7 सीट विधानसभा, 5 कम्युनिस्ट 2 राजद, 7 मिला के 7 थे, और 2 संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, दोनों के दोनों सांसद सीपीआई के थे। उनके भवन, कार्यालय भवन 7 फ्लोर 5 फ्लोर जितना बना नहीं, वो तो अभी 2 फ्लोर है, तीसरा फ्लोर जो भी लोग कहते हैं। लेकिन सर, जिन कलाकारों ने आपके लिए जीवन दिया, इप्टा के ही कलाकार, आपकी ही धारा के मानने वाले कलाकार, उसके लिए बेगूसराय में जिला प्रशासन, बिहार सरकार में भी आप रहे, बाहर भीतर जो भी रहे, लेकिन इप्टा के कार्यालय नहीं बने। अगर होता तो आज वहां भी कलाकारों का जमावड़ा लगा होता। कांग्रेस के राज में इप्टा के कलाकारों का विकास जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, और कम्युनिस्ट पार्टी भी जहां तक है इसकी चाहिए था, वो नहीं आए। और कारण हम कलाकारों का भी जीवन होता है, परिवार होता है, और जब वो दायित्व बढ़ता है तो हम अपने उस क्षेत्र से पीछे हटके जीविकोपार्जन के लिए कुछ करते हैं। तो उसमें कई बड़े नाम हैं। 2014 में जब भाजपा की सरकार आई और अभी 10 साल तक भाजपा के यहाँ सांसद हैं जी, तो इस दौरान कलाकारों का क्या दिक्कत? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत रूप से कलाकारों को वहां भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मतलब यह सरकार भी कलाकारों के लिए खास कुछ नहीं कर पाई। लेकिन हमारे पास एक ही ऑडिटोरियम था, वो था दिनकर कला भवन, जिसे पहले हम दिनकर भवन के नाम से जानते थे, बाद के जिलाधिकारी ने उसे दिनकर कला भवन का नाम दिया। और होता क्या था कि सारे राजनीतिक कार्यक्रम भी दिनकर भवन में, प्रशासनिक कार्यक्रम दिनकर भवन में, और हम नाटक वाले भी दिनकर भवन में। कभी कभी प्रशासनिक कार्यों के लिए हमें हटा दिया जाता था, उसमें एक लाइन लिखा हुआ रहता है कि अगर सरकारी काम हुए तो आपका रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा, जो हम कलाकारों के लिए बहुत दुखद स्थिति होता है। तो एनडीए की सरकार जब थी तो नीतीश कुमार ने हर पंडल में एक नए भवन
कला भवन जी जी। को दिया, और हर प्रमंडल में खुला भी, कहीं 2000 सीट का है, कहीं 1000 सीट का, यहाँ कहीं भी 600 सीट कनकौल का है। में खुला है। और यहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री ने जब सचिव की बैठक हो रही थी तो उन्होंने अलग से चलकर, प्रमंडल था नहीं बेगूसराय, तो उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक राजधानी और नाटक बेगूसराय में ज्यादा होते, इसलिए बेगूसराय में 1-2 जो प्रेक्षागृह आर्ट गैलरी कनकौल बाजार समिति के सामने खुला है, तो इस सरकार ने कम से कम एक हॉल तो मुझे दिया। संचालन कैसे होगा इस पे फिर बाद में बात होगी। लेकिन अब आप आ जाइए कि जितने संसाधन थे, बेगूसराय के रेलवे स्टेशन का जो रेवेन्यू था या इंडस्ट्रियल जो थी, जितना मिलना चाहिए था, हमें तवज्जो नहीं मिला। आप जानते होंगे, आप गांव से नजदीक हैं, कि दिन दिन भर जाम लगा रहता था राजेंद्र पुल पे, जो जरूरत थी, और जो पटना और बेगूसराय उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला एकमात्र ब्रिज था, जो कि बहुत ही ओल्ड और जर्जर हो गया था। आज 2014 में सरकार ने वहां 6 लेन सड़क पुल भोला सिंह के कार्यकाल में, डबल लेन रेलवे का, जो कि पश्चिम साइड है, पूर्व साइड ये है, और 14 में ही निर्णय लिया मोदी सरकार ने कि बेगूसराय की जो आत्मा थी, फर्टिलाइजर जो बंद था, उसको हर्ल के थ्रू इसको नए संसाधन से युक्त करके हम इसको शुरू करें, और वो शुरू भी हुआ और उसका उत्पादन भी चल रहा है। आप सड़क जाम की स्थिति से थे, बेगूसराय में भी फ्लाईओवर दिया, आपको बीहट में भी दिया, मलीपुर के पास भी है। तो एक जो विकास का जो हमारी जरूरत थी कि हम आवागमन का साधन में रहे, सहूलियत हो, तो चीजें बनने में समय लगता है। लेकिन एक आरोप है कि 2019 में गिरिराज सिंह जब जीत करके आई, ये तो भोला सिंह के समय का आप विकास की बात कर रहे हैं, 2019 के बाद ये कई विभाग के मंत्री रहे जी। एक आरोप ये है, जनता की तरफ से आवाज उठ रही है कि इन्होंने ये जो पशुपालन विभाग का, गव्य विभाग का जो कार्यालय था, उसको यहाँ से उठाकर माननीय सांसद ने लखीसराय में खुलवा दिया। दूसरी बात कि उनके जो कार्यकाल हैं, उस कार्यकाल की कोई बड़ी उपलब्धि बताइए जो इस सांसद के। परवीन जी, मैं बता रहा हूं कि सिर्फ एक सांसद नहीं, आपको 2014 से भाजपा के सांसद रहे हैं, और उस दौरान भोला सिंह के कार्यकाल में जो चीजें सैंक्शन हुई उसको बनने में टाइम लगता है। अगर सांसद बदल गया होता तो शायद स्थितियां कुछ और होती, जिसका उदाहरण आप ले सकते हैं साहेबपुर कमा मुंगेर पुल, अटल जी की सरकार में था और शुरुआत हुआ मोदी गवर्नमेंट में, क्योंकि सर्विस लेन नहीं बना, कारण जो भी रहे। तो भोला सिंह के टाइम में रिफाइनरी का विस्तारीकरण भी आया। भोला सिंह के टाइम में आपको मेडिकल कॉलेज भी भले राज्य सरकार से आया, लेकिन एनडीए गवर्नमेंट थी, नीतीश कुमार से मांगा गया था, जिसमें तत्कालीन विधायक का भी सपोर्ट, जो अमिता भूषण थी। तो सारे लोगों के सहयोग, जो 50-60 हजार करोड़ के जिसकी योजनाएं गिना रही है, चाहे गिरिराज सिंह गिना रहे हो, भारतीय जनता पार्टी गिना रही है, तो उसको बनने में टाइम लगता है। सैंक्शन होके आया, हमारा टर्म पूरा हो गया और भोला बाबू चले भी गए। उसको इस सांसद ने गति देके उसको पूरा करवाने का काम किया है, और कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ नहीं है। रही बात आप इनके कार्यकाल की, तो गिरिराज जी के कार्यकाल में कई चीजें हुई जिसको कि हमें लगता है कि पब्लिसिटी मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। जैसे आज सुबह मुझे पता चला कि कई मतलब बरौनी डेयरी, दूध उत्पादक जो साइलेज कुछ मशीन होता है वो भी उन्होंने दिया, या सीएसआर फंड से ज्यादा लाके बेगूसराय को अपने सांसद कोष से अलग दिया, ये भी एक बड़ी बात। दूसरी बात, ग्रामीण विकास मंत्रालय के थ्रू ही हर ब्लॉक का वाईफाईकरण चुनाव में आने से पूर्व 3-3 करोड़ का अलॉट हुआ, वो भी गिरिराज सिंह के द्वारा दिया गया है। तो हमें विकास के उस चीजों को देखना पड़ेगा कि, और जो बखरी सलोना जैसा स्टेशन बेगूसराय को तो मिला नहीं, बिहार के 3-3 रेल मंत्री रहे, लेकिन बेगूसराय को नहीं मिला। ये बखरी सलोना की जब बात आप करते हैं, तो एक बात इधर एक आई थी खबर, उड़ती खबर है, हालांकि उसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं, कि इनको एक आवेदन दिया गया था, और ये जो है उसके विस्तारीकरण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए जो लेटर वहां सैंक्शन लेटर दिखा रहे थे, वो लेटर फेक लेटर था। तो ये फेक लेटर वाली क्या वो घटना क्या है जो कि? नहीं सर, इतना ये तो उनकी पार्टी का, दल का आपसी कंट्राडिक्शन होगा, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये कंफर्म है कि बखरी स्टेशन का भी मॉडल स्टेशन के तौर पे सैंक्शन हुआ है।
बेगूसराय का कार्य चल रहा है, आप देख सकते हैं, बरौनी का कार्य चल रहा है। जी जी। तो एक चीज है कि हम दावा जितनी कर लें, लेकिन जो हमारा मंत्री, हमारा सांसद केंद्रीय मंत्री परिषद का सदस्य हैं और बिना उनकी सहमति, बिना उनके सहयोग के कुछ नहीं हो सकता है। तो उन्होंने लाने का प्रयास किया, कुछ चीजें गलतियां बहुत लोगों से होती हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे, उतना मैं करीब नहीं हूं। मुझे तो दिखता है कि 2014 से जितने एनडीए के भी हो, लेकिन विकास बेगूसराय में 14 के बाद की सरकारों में ही दिखा है, मुझे जितना लगता है। अच्छा, ये जो 2024 में जैसे कि मोदी जी 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, तो उसमें बेगूसराय के सांसद को मान लीजिए कल गिरिराज सिंह को जनता बहुमत देती है और वो फिर से सांसद अगर बन जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए बेगूसराय के विकास के लिए? देखिए, रूटीन वर्क तो हो चुका है और जो परियोजनाएं चल रही हैं उसके साथ आपके रिफ्लेक्शन भारत के माध्यम से भी और व्यक्तिगत तौर पे भी अगर नहीं, उसको कह सकते हैं मेरी तो मन से है कि वो सांसद के रूप में आएंगे। अगर वो दोबारा निर्वाचित होते हैं तो निश्चित रूप से माननीय सांसद गिरिराज जी से अनुरोध रहेगा कि वो बेगूसराय के शैक्षणिक, स्वास्थ्य से रिलेटेड, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने बेगूसराय में शिशु अस्पताल, मतलब क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी से युक्त एम्बुलेंस, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई हैं। उनके जो तंत्र हैं वो इसको जनता के बीच नहीं ले जा पाए, और जनता कितना जानती है आप नहीं जानते। तो उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि रूटीन वर्क के अलावे बेगूसराय में शिक्षा से जुड़े बड़े संस्थानों और जो मंत्रालय अगर भविष्य में आपको मिलता है, उस मंत्रालय का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बेगूसराय में आप स्थापित करें और जो विश्वास जनता ने दोबारा अगर आपको देती है तो उस विश्वास पे वो खड़ा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने विस्तार से जनता के बीच जो समस्याएं हैं उसको बताया है। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक बड़े शख्सियत के साथ और उनसे जानेंगे लोकसभा चुनाव के हाल और स्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद।